2005 का एक दिन जिसे जाबूलाल कभी नहीं भूल पाएगा। दिल्ली की भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर नोएडा के निठारी गांव में जाबूलाल कपड़े धोने का काम करता था। मेहनत बहुत थी, कमाई कम, लेकिन फिर भी उसका परिवार प्यार और अपनापन में खुश था। उसे क्या पता था कि ये खुशी जल्द ही मातम में बदलने वाली है। सुबह लगभग 9 बजे जाबूलाल की पत्नी नीना ने अपनी 10 साल की बेटी ज्योति को एक साड़ी लेकर पास के दर्जी के पास भेजा। ज्योति तो बस बाहर जाने का बहाना ढूंढती रहती थी। उसे ये काम बहुत अच्छा लगा। वो साड़ी उठाकर निठारी से लगे पौष इलाके सेक्टर 31 की तरफ बढ़ गई। सेक्टर 31 और निठारी मानो दो अलग अलग दुनिया हो। निठारी की तंग गलियां, कच्चे घर और गंदगी, वहीं दूसरी तरफ सेक्टर 31 में बड़े बड़े बंगले, चौड़ी सड़कें और चमचमाती गाड़ियां। रास्ते में ज्योति को जमीन पर पड़ा एक चमकदार पीला केला दिखा। उसने खुशी खुशी उसे उठाया और घर लौटकर अपनी बहन भारती को दिया। देखो, ये आधा तुम खा लो, बाकी मां के लिए रख देंगे। दोनों बहनें हंसते हुए उस पल का मजा ले रही थी। लेकिन भारती नहीं जानती थी कि ये अपनी छोटी बहन की आखिरी झलक है। कुछ समय बाद जब ज्योति घर नहीं लौटी तो माता पिता बेचैन होने लगे। शुरू में उन्होंने सोचा देर हो रही होगी, लेकिन धीरे धीरे चिंता डर में बदलने लगी, क्योंकि इलाके में पहले से ही लड़कियों के गायब होने की बातें चल रही थी। जाबूलाल साइकिल पर निकल पड़ा और दोस्तों को लेकर हर जगह तलाश शुरू कर दी। नीना भी पसीने से तरबतर जून की गर्मी में दुकानों और गलियों में भागती फिर रही थी। आखिरकार वो उस दर्जी की दुकान पहुंची जहां ज्योति को जाना था। दर्जी ने बताया कि हां, ज्योति आई थी, लेकिन मशीन खराब होने की वजह से वो किसी और दर्जी को ढूंढने चली गई। नीना का दिल बैठ गया। रास्ते में उसकी नजर एक बड़े मकान पर पड़ी, D5, सेक्टर 31। गेट पर खड़ा था उस घर का मालिक मोनिंदर सिन्हा पंढेर। नीना ने उससे पूछा, क्या मेरी बेटी को यहां कहीं देखा है? पंढेर ने तुरंत इनकार कर दिया। नीना को शक हुआ और उसने फिर पूछा, लेकिन जवाब वही रहा, नहीं। तभी गेट के पीछे से एक और शख्स झलकता है, पंढेर का नौकर सुरेंद्र कोली। उसने भी वही बात दोहराई, बच्ची को नहीं देखा। नीना को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन सबूत न होने की वजह से वो मायूस होकर लौट आई। इसके बाद कई महीनों तक जाबूलाल और नीना ने थाने के चक्कर काटे। हर बार पुलिस यही कहती, लड़की भाग गई होगी, अपने आप वापस आ जाएगी। 6 महीने तक कोई शिकायत तक दर्ज नहीं की गई। लेकिन ज्योति का गायब होना पहला और आखिरी मामला नहीं था। धीरे धीरे इलाके से और भी बच्चे गायब होने लगे, ज्यादातर गरीब परिवारों के, जो बिहार या बंगाल जैसे राज्यों से आकर यहां रहते थे। पुलिस ने हर मामले को घर से भाग जाना बताकर टाल दिया, लेकिन दिसंबर 2005 तक हालात बिगड़ गए। अब बच्चों के लापता होने की खबरें मीडिया तक पहुंचने लगी। जब पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। अधिकतर बच्चे एक ही सड़क के हिस्से से गायब हुए थे। पुलिस ने उस जगह का नाम दिया ब्लैक होल, क्योंकि वहां से जाने वाले बच्चे ऐसे गायब हो जाते थे जैसे किसी अंधेरे गड्ढे ने निगल लिया हो। पुलिस को शक हुआ कि कहीं कोई गिरोह बच्चों का अपहरण कर उन्हें बेच तो नहीं रहा। इस शक में उन्होंने निठारी के आसपास सैकड़ों किलोमीटर तक के रेड लाइट इलाकों और कोठों पर छापे भी मारे, लेकिन असली राज तो अभी सामने आना बाकी था। पुलिस ने 21 लड़कियों को बचा लिया और मामला बंद होने वाला था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि निठारी से गायब हुई वो बच्चियां उनमें से कोई नहीं थी। पुलिस की आधी अधूरी जांचों के दौरान कुछ ऐसा सामने आया जिसने निठारी के लोगों का दिल दहला दिया। ब्लैक होल के पास ही एक नाला था जहां स्थानीय लड़के खेलते थे। एक दिन क्रिकेट खेलते हुए गेंद झाड़ियों में चली गई। जब लड़के गेंद लेने गए तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। एक पॉलिथीन बैग जिसमें एक इंसान के अवशेषों जैसी चीजें थी। लोग तुरंत पुलिस को ले गए, लेकिन पुलिस ने इसे नजरअंदाज कर दिया और बैग को फेंक दिया।
यानी उन्होंने असली सबूत को ही ठुकरा दिया। पुलिस इस केस को जितना हो सके सरल और गैंग रिलेटेड किडनैपिंग ही रखना चाहती थी, लेकिन उस पॉलिथिन बैग में मिले अवशेष बताने लगे थे कि मामला कहीं ज्यादा भयंकर था। ज्योति के गायब होने को लगभग 1 साल हो चुका था और पुलिस के पास अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं था। उससे भी ज्यादा और बच्चे गायब होने लगे। 14 साल की रिंपा हलदार, 5 साल की छोटी कविता, 9 साल की रचना लाल। हालांकि पुलिस के पास कोई आधिकारिक सुराग नहीं था, लेकिन निठारी के लोग अपनी संदेश सूची बनाने लगे। उनकी नजर सबसे पहले D5 सेक्टर 31 के मकान पर गई, जहां रहते थे 52 वर्षीय मुनेंद्र सिंह पंडेर और उनके सहायक 36 वर्षीय सुरेंद्र कोहली। मुनेंद्र एक अमीर व्यवसायी थे जिनकी शादीशुदा जिंदगी अनस्टेबल मानी जाती थी। शराब पीने और पार्टी करने की आदत भी थी, और सबसे चौंकाने वाली बात, उनका घर ही ब्लैक होल के 100 मीटर के इलाके में था। लेकिन इन सब बातों के बीच 7 मई 2006 को राजवीर ने 22 साल की मीरा को घर काम करने के लिए बुलाया। मीरा के पिता नंदलाल को यह पता था, क्योंकि मीरा अक्सर वहां काम किया करती थी। शाम 4 बजे मीरा अपने घर से रिक्शा लेकर घर की ओर गई। कुछ घंटे बीत गए, लेकिन वो घर नहीं लौटी। नंदलाल ने फोन किया, फोन बंद था। बार बार कॉल करने पर भी वही रिकॉर्डेड मैसेज आता। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें। नंदलाल को यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। पूरी रात वो इंतजार करता रहा, उम्मीद करता रहा कि बेटी लौट आए, लेकिन इस बार नसीब साथ नहीं था। अगले दिन नंदलाल D5 घर गया और सीधे राजवीर से पूछ बैठा, मेरी बेटी कहाँ है? राजवीर का जवाब तुरंत शक पैदा करने वाला था। मुझे कोई मीरा नहीं पता। नंदलाल जानता था कि यह झूठ है, क्योंकि मीरा पहले भी वहां काम कर चुकी थी। लेकिन अमीर व्यवसायी के सामने नंदलाल अपनी स्थिति नहीं दिखा सकता था। अगला कदम था पुलिस, लेकिन वहां जाने से डर था, क्योंकि निठारी में कई गायब बच्चों के माता पिता पहले ही पुलिस के मजाक और अनदेखी का सामना कर चुके थे। और जैसे अनुमान था, पुलिस ने भी नंदलाल को वापस जाने को कह दिया। लेकिन नंदलाल ने हार नहीं मानी। उसने महीनों तक अधिकारियों को प्रताड़ित किया, वकीलों की मदद ली और अंततः चीफ मैजिस्ट्रेट से FIR दर्ज करने का आदेश दिलवाया। मीरा मई में गायब हुई थी और अक्टूबर में दर्ज हुई, मतलब 5 महीने बाद। यही इस केस की पहली आधिकारिक FIR थी, और तब तक कई बच्चे पहले ही गायब हो चुके थे। अगले 5 महीनों में भी कई बच्चियां गायब हुई, हमेशा उसी 100 मीटर के ब्लैक होल इलाके से। उनमें से एक थी 20 साल की पिंकी सरकार, जो अगस्त 2006 में लापता हुई। कई परिवारों की शिकायतों को ठुकराने वाली वही पुलिस जब भी सवाल आगे बढ़े तो अक्सर टाल मटोल ही करती दिखी। कुछ अफसरों ने सीधे तौर पर पीड़ितों को ही इल्जामों का सामना करवा दिया। एक सब इंस्पेक्टर ने कहा कि बाजारों जैसी जगहों पर ऐसे मामलों की शिकायतें सामान्य हैं। इससे पीड़ित परिवारों को अपमान और गहरी बेबसी महसूस हुई। लेकिन जब पहली FIR दर्ज हुई और जांच आधिकारिक तौर पर शुरू हुई, तभी केस ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी। नोएडा के सर्विलांस विभाग के अधिकारी विनोद पांडे की मेज पर जब पायल मीरा का केस आया, तो उन्होंने एक छोटी मगर अहम चीज पर ध्यान दिया। मीरा के पिता नंदलाल ने कई बार अपनी बेटी को फोन करने की कोशिश की थी। वहां से एक उम्मीद जगी, अगर फोन ट्रेस किया जा सके तो कहीं कोई सुराग मिल सकता है। अधिकारी पांडे ने दूरसंचार कंपनियों से संपर्क करके उस फोन पर नजर रखने के लिए कहा। कुछ समय बाद एक रिपोर्ट आई, फोन का सिग्नल मिला। पुलिस ने फोन लोकेशन की ओर कूद लगाई और उसे एक रिक्शा चालक तक ट्रेस किया। रिक्शा चालक ने बताया कि उसने हाल फिलहाल फोन खरीदा था, पर उससे भी पूरा सच नहीं खुल रहा था। ठीक उसी समय एक और छोटी सी परत खुली। सिम के रजिस्ट्रेशन की जानकारी मिली, और उस रजिस्ट्रेशन में जो नाम आया वो था करण, यानी वही रोजमर्रा का नौकर जो D5 सेक्टर 31 में काम करता था। ये जानकारियां पुलिस के लिए बहुत बड़ी थी। कई दिनों की पूछताछ और दबाव के बाद
पुलिस ने करण को पकड़ लिया। शुरू में स्टैंडर्ड चोरी के आरोप पर पूछताछ घंटे गुजारती रही। शुरुआत में वो चुप रहा, शांत और झिझकदार, पर धीरे धीरे अधिकारियों की लगातार पूछताछ और सबूतों के सामने करण ने कुछ बातों को मानना शुरू कर दिया। उसने मीरा के गायब होने की बात कबूल की और बताया कि उसकी मौत कैसे हुई, पर उसने जो कहा उससे भी कई और सवाल खड़े हो गए। करण का कन्फेशन एक तरफ केस को आगे खींच लाई, पर दूसरी तरफ यह भी साबित हुई कि मामला केवल गैंग अपहरण जितना साधारण नहीं था। इस कन्फेशन के बाद जांच ने और भी गहरे चिंताजनक पहलुओं की ओर रुख किया। सबसे बड़ी बात यह रही कि जो छोटे छोटे सुराग हम अनदेखा कर चुके थे, पॉलीथिन बैग, बच्चों द्वारा मिली रहस्यमयी चीजें और लोगों की चुप्पी, वे सब अब अलग मतलब रखने लगे थे। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, गांव वालों की कई पुरानी शिकायतें, उनके संदेह और पुलिस की चूकें भी फिर से रोशनी में आई। पहले वो चुप्पी वाला घबराया सा शख्स दिखता था, छोटा, शांत और लोगों के सामने कम बोलने वाला। फिर अचानक वही आदमी एक दृढ़, रहस्यमयी रुख अपना लेता है। और फिर चौंकाने वाली बात, उसने सब कुछ खोल दिया। ये बदलता रूप ही हर किसी को हैरान कर गया। अधिकारी पांडे ने बाद में कहा कि करण में कुछ ऐसा था जिसे समझ पाना आसान नहीं था। कुछ अंदरूनी दबाव, कुछ असामान्य व्यवहार जो सिर्फ शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। जब पुलिस ने करण को लंबे समय तक पूछताछ में लिया, तो धीरे धीरे कहानी की परतें खुलने लगी। करण ने स्वीकार किया कि उसने मीरा को अपने घर बुलाया था। वहां उनकी बातचीत हुई। उसने कहा कि जब मीरा ने उससे इनकार किया तो उसने गुस्से में आकर हिंसक रुख अपनाया। यह स्वीकारोक्ति पुलिस के लिए बड़ा मोड़ थी, क्योंकि अब केवल एक गायब व्यक्ति का मामला नहीं रह गया था। यह सवाल उठने लगा कि क्या और भी पीड़ित जुड़े हैं। पुलिस ने मिसिंग पर्सन्स के पन्नों पर लगे फोटो दिखाकर करण से मिलने वाली हर जानकारी मांगी, और एक एक करके उसने कुछ नाम पहचान लिए। यह मानना मुश्किल था कि इतने वर्षों में इतने लोग कैसे अचानक गायब हो गए, पर करण की बातों ने इत्तेफाकों और उन छोटी छोटी चीजों को जोड़ना शुरू कर दिया जो पहले हमें बेपरवाह लगती थी। पॉलीथिन बैग, बच्चों की मिली कोई अंधेरी चीज, लोगों की अनदेखी। जांच के दौरान पुलिस ने कई तरह की तकनीकी और मनोवैज्ञानिक जांचें कराई, फोन लोकेशन से लेकर पॉलीग्राफ और अन्य परीक्षण तक, ताकि यह समझा जा सके कि करण के बयानों में क्या सच है और क्या अतिशयोक्ति। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि करण के व्यवहार में गंभीर अवसाद या असामान्य मानसिक तवर नजर आता है, जबकि दूसरी ओर कुछ ने उसे साइकोपैथ नहीं माना। यानी मामला आसान तरह से तय नहीं हुआ। दिसंबर 2006 में करण की गिरफ्तारी के बाद D5 के पीछे बड़ी खोजें हुई। गांव के लोग, खासकर वे माता पिता जिनकी बेटियां लापता थी, एक साथ इकट्ठा हो गए जब पुलिस ने कुछ सबूतों की झलक दिखाई, जैसे कुछ कपड़े और अन्य आइटम जो परिवारों से मेल खाते थे, तो भावनाएं तौल से बाहर हो गई। कई परिवारों ने ऐसे आइटम देखकर दहशत महसूस की। कुछ माताएं बेहोश भी हुई। जांच आगे बढ़ी तो और भी चीजें सामने आई, पुरानी शिकायतें, दबते सुराग और कुछ ऐसे रिश्ते जो पहले नजर नहीं आते थे। सीबीआई ने भी केस संभाला, क्योंकि मामला अब स्थानीय जांच से बाहर निकलकर राष्ट्रीय जांच का विषय बन चुका था। सीबीआई की पड़ताल में पुलिस विभाग में मिली कुछ अनकवर्ड इरेगुलरिटीज और रिश्वत के आरोपों का भी खुलासा हुआ, जिससे लोगों में गहरा आक्रोश पैदा हुआ। पिछले हिस्से में D5 के मालिक की स्थिति लगातार विवादास्पद बनी रही। कुछ लोग मानते थे कि वो जानकार था, तो कुछ की राय में उसके खिलाफ निर्णायक सबूत नहीं थे। पर पब्लिक जजमेंट एक बार बन जाने के बाद मीडिया और भीषण भीड़ ने राजवीर की इमेज को बदल दिया, और अदालत में भी ये तकरार बनी रही कि किसे कितना दोषी ठहराया जाए। अदालत की सुनवाई में कई मोड़ आए। परिवारों के वकील ने ऐसे दस्तावेज और बयान पेश किए जिन्हें अडॉप्ट करते हुए कोर्ट ने कुछ दोषियों को गुनाहगार माना। कुछ पर मुकदमे चले, कुछ की सजा तय हुई, और ये सब उस कड़ी लड़ाई का नतीजा था जो पीड़ित परिवारों ने लड़ी थी। नतीजा चाहे जो भी रहा हो, एक बात साफ थी, निठारी की वो चुप्पी
जिसे लोग बार बार अनदेखा कर रहे थे, अभी टूटी थी और सच्चाई का सामना करना अब किसी के लिए आसान नहीं रहने वाला था। दोस्तों, ये था निठारी कांड, एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। 19 मासूम जिंदगियां और दर्जनों जख्मी परिवार, जिनका दर्द कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह सिर्फ एक अपराध नहीं था, बल्कि सिस्टम की नाकामी और इंसानियत के अंधेरे पहलू का सबसे डरावना सबूत था। आज भी जब लोग निठारी का नाम सुनते हैं तो उनकी रूह कांप उठती है। इस केस ने हमें यह सिखाया कि अपराध अगर अनदेखा रह जाए तो वो राक्षस बनकर समाज को निगल जाता है। क्या आपको लगता है कि पुलिस अगर शुरुआत से ही एक्शन लेती तो इतनी जिंदगियां बच सकती थी? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। ऐसे और भी सच्चे क्राइम केस देखने के लिए डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद उससे भी ज्यादा डरा देने वाली हो सकती है।